इस वक्त पाकिस्तान में 30% तो प्लस लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं और ये एक रफ सा एस्टिमेट है। मेरे ख़्याल में तो तकरीबन हम 40% के करीब हैं। तो आप ये देख लें कि कोई फैमिली, कोई घर ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें डायबिटिक्स ना हो। तो इसलिए चाहे वो आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, मेरा ख़्याल में इसको समझ लेना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंसुलिन के बारे में लोगों में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये इंसुलिन ही मेन चीज़ है जिसके इर्द गिर्द हम लोग दवाइयों से भी काम करते हैं। अगर सवाल किया जाए तो सबसे अच्छी ऑप्शन क्या है हर बंदे के लिए, दवाइयाँ या इंसुलिन? तो सबसे अच्छी ऑप्शन डेफिनेटली इंसुलिन है। लेकिन माशरे में इतना ज़्यादा फोबिया और फिर वो इंजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि मुझे दिन में 2 या 3 दफ़ा टीका लगेगा, तो बहुत लोगों में रेजिस्टेंस पाई जाती है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डायबिटिक्स ट्यून इन एंड ट्यून अप हमारा शो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के स्टूडियो से आपकी खिदमत में लाइव पेश किया जा रहा है हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल पे। इस प्रोग्राम के साथ मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद सलमानुल्लाह, जो एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पे डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे पास आज डॉक्टर्स का एक इंतहाई शानदार पैनल मौजूद है जो हमेशा की तरह हमारे नाजरीन को शुगर और इससे रिलेटेड दीगर मसाइल, शुगर की मैनेजमेंट और इसके हवाले से जो दीगर मालूमाती इंफॉर्मेशन है वो देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता कुछ प्रोग्रामों में हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि शुगर की इलाज में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि किस तरह जो गोलियां या दवाई की फॉर्म में मौजूद ऑप्शंस हैं उन वो क्या क्या हैं और वो कैसे कैसे काम करती हैं और वो कैसे कैसे शुगर के मुख्तलिफ मरीज़ों की मदद कर सकती हैं। आज का जो हमारा शो है उसका मेन टॉपिक, उसका मेन फोकस इंजेक्टेबल्स होंगे, यानी कि इंसुलिन या वो दवाई जो हम टीके के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं और वो हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। हमारे पैनल में आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद खान साहब। डॉक्टर शाहिद मसूद खान साहब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। आपने पाकिस्तान में ग्रेजुएशन के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से की। आप अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन सर्टिफाइड हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर कैलिफोर्निया में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में एक लंबे अरसे तक अपनी खिदमात सर अंजाम दी। उसके बाद आपने किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सऊदी अरेबिया में बतौर कंसल्टेंट एक लंबे अरसे तक काम किया और सऊदी रॉयल फैमिली को ट्रीट करने वाले फिजिशियन पैनल का पार्ट भी रहे हैं। हमारे इस इदारे में आपने एज अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन किया है, जिसके लिए हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और उन्हें वेलकम करते हैं आज के शो में भी। सर आपको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। अगेन सारे नाजरीन का बहुत शुक्रिया कि आपके ट्यून इन करने का। और जैसे कि पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जितने ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे वो सबके लिए बेहतर है, चाहे वो पेशेंट हैं या नहीं हैं, क्योंकि हर पेशेंट जो है उसके फैमिली मेम्बर्स भी हैं। जिस तरह आप स्टेटिस्टिक्स में हम कोई काफ़ी दफ़ा इसको रिपीट कर चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 30% तो प्लस लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं और ये एक रफ सा एस्टिमेट है। मेरे ख़्याल में तो तकरीबन हम 40% के करीब हैं। तो आप ये देख लें कि कोई फैमिली, कोई घर ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें डायबिटिक्स ना हो। तो इसलिए चाहे वो आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, मेरा ख़्याल में इसको समझ लेना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ना सिर्फ आप एज अ पेशेंट अपना ख़ुद इलाज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, बल्कि अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे वो आपके वालिद हैं, वालदा हैं, मियाँ बीवी में से कोई हैं, बच्चे हैं, तो जितना आपको ज़्यादा मालूमात मिलेंगी डायबिटीज़ के बारे में, शुगर, उतना आप उनको बेहतर तरीके से देख लोगे। हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हुए हैं डायबिटीज़ के ऊपर, हमने उनको थोड़ा सा डिवाइड करके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के साथ आपका साथ पेश किया है। आज जो मेन
फोकस होगा वो इंसुलिन पे होगा। इंसुलिन के बारे में लोगों में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये इंसुलिन ही मेन चीज़ है जिसके इर्द गिर्द हम लोग दवाइयों से भी काम करते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आपको इंसुलिन लगाई जाए तो ही आपको इंसुलिन आपके सिस्टम में दी जा रही है। बात ये नहीं है। बात यह है कि जितनी दवाइयाँ भी हैं वो भी इंसुलिन की और शुगर की आपस की मैनेजमेंट के इर्द गिर्द ही चल रही हैं। कुछ शुगर की कुछ इंसुलिन को बढ़ा रही हैं पैंक्रियाज में, कुछ उसकी सेंसिटिविटी को कम कर रही हैं, कुछ उसकी एक्सक्रीशन यूरिन में बढ़ा रही हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आज अगर आप समझना चाहें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के प्रोग्राम में हम कन्वे करना चाहते हैं तो वो ये है कि इंसुलिन जो है वो शुरू से ही मेन चीज़ है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। तो इसमें अगर सवाल किया जाए तो सबसे अच्छी ऑप्शन क्या है हर बंदे के लिए, दवाइयाँ या इंसुलिन? तो सबसे अच्छी ऑप्शन डेफिनेटली इंसुलिन है। लेकिन माशरे में इतना ज़्यादा फोबिया और फिर वो इंजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि मुझे दिन में 2 या 3 दफ़ा टीका लगेगा, तो बहुत लोगों में रेजिस्टेंस पाई जाती है इस बारे में। तो हम उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि ऑप्शन के लिहाज से वो सबसे अच्छी ऑप्शन है। लेकिन लेटली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास दवाइयाँ भी बहुत अच्छी आ गई हैं जिसकी वजह से हम या तो इंजेक्शन कम कर सकते हैं या उसके बगैर भी हम गुजारा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेन प्रोग्राम हमारा आज इंसुलिन पे। सर बहुत शुक्रिया आपका ये ओवरव्यू देने के लिए। हमारा जो दीगर पैनल है उसमें हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर समीर भट्ट। डॉक्टर समीर भट्ट भी यहाँ पर एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं और आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अल्ताफ़, वो भी मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शहरियार मौजूद हैं, जो कि एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। तो आज की इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आज ये डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन की हिस्ट्री क्या है, क्या वो कॉन्टेक्स्ट है जो आज हमें अपने नाज़रीन को बताना ज़रूरी है ये समझने के लिए कि किस तरह इंसुलिन की ईजाद हुई और फिर इंसुलिन को कैसे शुगर या डायबिटीज़ के इलाज का एक अहम जुज़ बनाया गया और इससे कैसे इंसानियत को फ़ायदा हुआ है। तो इस हिस्ट्री पे और इस सारे प्रोसेस पे नज़र डालने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शहरियार के पास कि वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा इस बारे में गाइड करें। जी शुक्रिया डॉक्टर सलमान। बिल्कुल इसी तरह जो डायबिटीज़ है इसकी तारीख बहुत ही पुरानी है। ये वन ऑफ द बल्कि बहुत ही सबसे पुरानी बीमारियों में से एक बीमारी कंसीडर की जाती है। जो मिस्र के लोग थे ये सबसे पहले उन्होंने देखी थी। ये उनके जो मरीज़ थे उन्होंने देखा कि जो मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है और इन लोगों का वेट कम होने लग जाता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ सबसे पहले जो जिसे डायबिटीज़ टाइप 1 समझा जाता है, जिसमें आपका जो लबलब है पैंक्रियास वो इंसुलिन बना नहीं रहा होता। ये उसके बारे में पहले कहा जाता था सिर्फ डायबिटीज़ उन्हीं मरीज़ों को होती है। उसके बाद ये इंडिया में पता लगा जी कि इंडिया के लोगों को पता लगा कि हिंदुस्तान में जो पुराना हिंदुस्तान था वहाँ के लोगों को कि ये जो कुछ मरीज़ हैं उनका जो यूरिन है उनको चूंटियाँ जो हैं वहाँ अट्रैक्ट होती हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका मधुमहा के नाम से उन्होंने कहा कि इनका यूरिन है मतलब मीठा पेशाब। तो उसके बाद ये बहुत ख़तरनाक बीमारी समझी जाती थी, लाइलाज थी तब, क्योंकि ना इंसुलिन थी ना कोई दवाइयाँ थी उस तरह। तो फिर इस पे लोग करते ये थे कि उनको कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन डाइट प्रोवाइड की जाती थी, मतलब कोई भी ऐसी खुराक जिसमें शुगर ना हो। उस वजह से उन लोगों का वेट बहुत कम होता जाता था और वो 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती थी जब डायग्नोस होती थी। तो अब अवाम और साइंसदान और हर बंदा कोशिश कर रहा था कि कोई इस तरह का इसका इलाज दरियाफ्त किया जाए जिससे मरीज़ों की जान बचाई जा सके। तो हुआ कुछ इस तरह के उन्होंने सबसे पहले एक कुत्तों के लबलबे से ये सिक्रीशन हासिल की जिसे इंसुलिन का नाम दिया गया और ये फिर इंजेक्ट की गई और फिर जिससे लोगों का ऐसा ऐसा भला हुआ। तो इसके बारे में एक बहुत मशहूर वाक़या है, आप लोगों को बड़ी हैरानगी होगी ये सुन के कि सबसे पहले जो इंसुलिन थी वो जानवरों से हासिल की जाती थी और इंसानों को लगाई जाती थी।
एक शख्स था जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ ही थी, जिसका नाम लियोनार्ड थॉम्पसन था। काफ़ी मशहूर वाक़या ये कि उसके वालिद साहब ने एज़ अ रिस्की ट्रीटमेंट साइन ऑफ किया था कि मेरे बेटे का तो कोई बीमारी का इलाज नहीं है, तो आप इसको कोई भी इलाज दे दिया जाए। तो 2 साइंसदान थे जिनको बाद में नोबेल इनाम भी मिला, जिनका नाम बेंटिंग और बेस्ट था। उन्होंने ये दरियाफ़्त की 1920 में। तो 1920 में जब ये लगाई गई तो ये रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया गया इस ट्रीटमेंट को, ये डायबिटीज़ के, कि क्योंकि इससे इंसुलिन की वजह से उनका शुगर लेवल रेगुलेट होने लग गया था। और बाद में जाके ये इतना ज़्यादा उन्होंने इसको इंडस्ट्रियलाइज लेवल पर इसकी ग्रोथ हुई इंसुलिन की कि ये फिर पिग्स और काउज़ की वजह से बनने लग गया, कि मतलब उनमें इंजेक्ट किया जाता था और फिर उन्हीं से हासिल करके इंसानों को लगाया जाता था। लेकिन यहाँ एक मसला दरपेश था कि क्योंकि एक नई इंसुलिन थी और उस तरह रिफाइंड नहीं थी, तो अक्सर पेशेंट को रिएक्शन हो जाते थे। और फिर ये 1980 में जाके ये रिकम्बिनेंट डीएनए के थ्रू बैक्टीरिया से हासिल करने लग गए हम। और आगे जाके अब मतलब आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को टीका का डर होता है इंसुलिन का, तो अब इंसुलिन जो है टीके के से हट के अब इंसुलिन पेन्स आ गए हैं कि सिर्फ हमने पेन यूज़ करना होता है, आपको टीका उस तरह यूज़ नहीं करना पड़ता। और इसकी बहुत सी इकसाम है इंसुलिन की, जिसमें कुछ लॉन्ग एक्टिंग है, कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग है और कुछ शॉर्ट एक्टिंग है और कुछ रैपिड एक्टिंग है। तो इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे शो में। और अभी इस पे मुसलसल दरियाफ़्त जारी है कि इसको किस तरह हम इसका इलाज को बेहतर किया जा सकता है। अभी में भी इस पे भी कोशिश की जा रही है कि इंसुलिन की गोलियाँ बना ली जाएँ, उस पे लेकिन रिसर्च अभी जारी है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। डिस्कशन चल रही थी आज इंसुलिन पे, और इंसुलिन की हिस्ट्री पे हमने बात की, कैसे दरियाफ्त हुई और फिर किस तरह ये इस्तेमाल में आई और कैसे इसने इनिशियली रेवोल्यूशनाइज़ किया डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को। तो फिर आगे ये डिस्कशन को बढ़ाते हैं हम आपको अब बताएंगे कि किस तरह डिफरेंट टाइप्स डेवलप हुई और अब एग्जिस्ट करती हैं इंसुलिन की मार्केट में और वो ज़ेर इस्तेमाल हैं। तो इनिशियली जब इंसुलिन बनी तो बड़ी लिमिटेड हमारे पास ऑप्शंस थी। जिस तरह डॉक्टर शहरियार ने आपको पहले बताया कि पहले हम उसको एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते थे और फिर जाकर कहीं हमने उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू बैक्टीरिया से निकालना शुरू किया और सिंथेटिक इंसुलिन फिर इंसानों के इस्तेमाल के लिए आई। बट स्टिल उसमें जो इनोवेशंस आती रहीं वक्त के साथ साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमें दी इंसुलिन के इस्तेमाल में, और उसकी डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हुई। तो अगर हम आज की बात करें तो कॉमनली अवेलेबल जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले जो जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है किसी मरीज़ को प्रेस्क्राइब करते हुए, तो उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप जब किसी मरीज़ को इंसुलिन दे रहे हैं तो आपने उस मरीज़ की बॉडी और उसकी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए देनी होती है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि वो जो इंसुलिन आप जिस टाइप की दे रहे हैं उसका ऑनसेट कितना जल्दी होता है, जिससे मुराद ये है कि वो इंसुलिन कितनी जल्दी असर करना शुरू करती है उस इंसान की बॉडी में। एक और पैरामीटर ये होता है कि उसकी पीक कब हमें अचीव होती है। पीक से मुराद ये है कि वो इंसुलिन उस इंसान की बॉडी में अपने हाईएस्ट लेवल को कब अचीव करती है, जब वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि वो इंसान के खून में कितनी देर तक रहती है, उसका असर जो है, और कितनी देर बाद हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है। तो इस बुनियाद पर हमने डिफरेंट किस्म की जो इंसुलिन है वो दरियाफ़्त की, उनको बनाया और फिर उनको मरीज़ों की ज़रूरियात के मुताबिक हम प्रेस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की, जिसकी कुछ फॉर्म्स जो हैं वो लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन, जो डिफरेंट ब्रांड नेम्स से डिफरेंट जगहों पे अवेलेबल होती हैं वो हमारे पास होती है। इसकी जो ऑनसेट होता है, ये जब एक मरीज़ लगाता है तो विदिन 10 to 30 मिनट्स ये अपना असर शुरू कर देती है और 2 से 3 घंटे में इसकी हमें पीक अचीव होती है और उसके बाद इसका जो असर है वो इंसानी जिस्म में 3 से 5 घंटे तक रहता है। तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि मरीज़ों को अक्सर ये कहा जाता है कि ये इंसुलिन या ये टीका आपने खाना खाने से बिल्कुल पहले लगाना है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो अचानक से खाना खाने के कुछ देर बाद हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये हम हर खाने से पहले ये इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में।
इसी तरह एक और बड़ी कॉमन टाइप जो हमारे यहाँ पाई जाती है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, जिसको आमतौर पर रेगुलर भी कहते हैं, जिसके यूनिट्स हम लोग लगा रहे होते हैं डिफरेंट। तो ये भी बहुत जल्दी एक्ट करती है, इसका ऑनसेट भी बहुत रैपिड है, 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर ये अपना असर शुरू कर देती है और चंद ही उसके घंटों में इसकी पीक भी अचीव होती है और इसका जो असर है हमारी बॉडी में वो 5 से 8 घंटे तक आमतौर पर रहता है। और ये भी रेगुलर इंसुलिन भी आमतौर पे खाने से बिल्कुल पहले इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। जब भी इंसान ने कोई खाना खाना है तो उससे पहले इसको इस्तेमाल करने की तलकीन की जाती है। इसी तरह हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन अवेलेबल है एनपीएच के नाम से। ये बेसिकली ना तो बहुत जल्दी अपना असर स्टार्ट करती है और ना ही बहुत जल्दी हमारी बॉडी से निकल जाती है, तो ये कहीं ना कहीं दरमियान में आती है और इसका जो असर है हमारी बॉडी में वो 8 से 12 घंटे के तक रहता है। तो इसके इस्तेमाल में आम तौर पे ये एडवाइस की जाती है कि इसको आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें और ज़रूरी नहीं कि इसको हम हर खाने से पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका असर जो है वो एक लंबे अर्से तक रहता है, जो कि एटलीस्ट हमारे 1 या 2 मील्स को कवर कर लेता है। इसी तरह लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास लेंटस, जो बड़े आम तौर पे आप लोग जानते होंगे उसको, इस नाम से लेंटस है। और इसके अलावा डिफरेंट और ब्रांड नेम से ट्रेसीबा के नाम से भी अवेलेबल है। इसमें ये होता है कि ये दिन में आप मोस्टली 1 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी होती है। बेस लाइन में आपकी बॉडी में एक लेवल ऑफ इंसुलिन ये मेंटेन रखती है, जिससे किसी भी दिन के वक्त में शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने से बचाती रहती है ये। तो इस तरह से हम हर इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्स होता है उसका इंसुलिन की डोज़ को लेके या इंसुलिन की टाइप को लेके, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सेट करते हैं इंसुलिन के यूनिट्स और उनके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट टाइप होती है इंसुलिन की वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन का, जिसके बाद अब मैं आगे मूव ऑन करूँगा डॉक्टर आयशा अल्ताफ़ की तरफ और मैं उनसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या डॉक्टर आयशा इन इंजेक्टेबल्स जिनका जिक्र हमने अभी किया है, इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें हम इंसुलिन मरीज़ को दे सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि पंप्स की फॉर्म में या इनहेल्ड फॉर्म में, तो आप उस पर थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज़। डॉक्टर सलमान, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो इंसुलिन की कॉमनली अवेलेबल प्रिपरेशन है उनको एक्सप्लेन किया। तो जिस तरह आपने इनहेल्ड इंसुलिन की बात की है, इनहेल्ड इंसुलिन वन ऑफ द मैन काइंड की बनाई हुई इंसुलिन थी और ये एफ्रेज़ा के नाम से बेसिकली आई थी, जो कि FDA ने अप्रूव की थी बैक इन 2014। और इसके इनिशियली ये बिल्कुल एक अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन अवेलेबल थी और इसके जो हैं अच्छे कंट्रोल था रिगार्डिंग ग्लूकोटॉक्सिसिटी एंड लाइपोटॉक्सिसिटी। लेकिन फिर इसको जब देखा गया कि एक तो इसकी कॉस्ट भी काफ़ी थी, उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं थी और इसका एक साइड इफ़ेक्ट जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था फॉर आवर पॉपुलेशन, वो ये था कि जब भी हम उसको इनहेल किया जाता था, सोर थ्रोट, कफ, एलर्जीज़ और ब्रोंकोस्पैज्म जो है वो ट्रिगर हो जाता था, जिसकी वजह से एस्थमेटिक पेशेंट्स या कोई भी अगर किसी को भी कोई रेस्पिरेटरी इलनेस एज अ कोमा प्रेजेंट है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो सिचुएशन है वो ख़राब हो जाती थी। तो फिर जब काफ़ी लंबे अरसे तक इसके जो रिस्क थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू इसके बेनिफिट्स, तो फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसलिए अब ये एफ्रेज़ा यानी कि इनहेल्ड इंसुलिन जो है ये अब यूज़ नहीं की जाती। जो दूसरा आपने मेरे से पूछा कि रिगार्डिंग इंसुलिन पम्प्स, तो इंसुलिन पम्प्स आर अ वेरी यूज़फुल इन्वेंशन फॉर आवर पेशेंट्स, जो बेसिकली ये कि जिस तरह आपने बताया कि हम दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं उनके मील्स पे एडजस्ट करके। तो अब हर बंदे को इतना फिजिबल नहीं होता कि वो जो है वो इंजेक्शंस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली पर डे यूज़ किए जाएं। तो पम्प्स जो हैं वो उसका बेसिकली एक बेटर ऑल्टरनेट है। पम्प्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के साथ ही अटैच हो जाते हैं सबक्यूटेनियसली और फिर हमारी इंसुलिन जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते रहते हैं। मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, विद ट्यूब होते हैं, विदाउट ट्यूब होते हैं। अब बेसिकली ये काम किस तरह करते हैं कि अब जिस तरह आप हर बंदे को एक बैकग्राउंड इंसुलिन, जिसको हम लोग बेजल इंसुलिन भी कहते हैं, एक बैकग्राउंड इंसुलिन की उसकी डोज रिक्वायरमेंट होती है और फिर एक होती है बोलस इंसुलिन। वो बैकग्राउंड तो ये है कि जो या जो बेजल है कि एक पेशेंट को नॉर्मली कितनी रिक्वायरमेंट है, और फिर बोलस जो है वो उसकी कोई जिस तरह एक्सरसाइज है, कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी है, या फिर अगर हम जो मील्स ले रहे हैं, ठीक है, जिस तरह अगर हमने कोई ज़्यादा कार्ब्स वाला मील लिया है या कभी अगर हम लोग डाइटिंग पे चले गए हैं, तो मतलब जब हमारा जो है मील इनटेक जो है वो कम ज़्यादा होता है, तो उसके मुताबिक जो हमारी इंसुलिन की डोजेज एडजस्टमेंट है वो बेसिकली जो बोलस ऑफ इंसुलिन है
उसकी डोजेज में एडजस्टमेंट होती है। तो फिर ये इन सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके हमने मैनुअली जो है जब हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमारा पेशेंट जो है, तो उसके मुताबिक जो है ये जो पंप है ये हमारी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। और ये जो पंप है ये बहुत ज़्यादा मतलब एक कन्वीनियंट उन लोगों के लिए है जो कि बार बार जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं यूज़ करना चाहते, फिर जिनका जिस तरह मील का कोई टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, या उनकी कुछ कमिटमेंट्स इस तरह की हैं, लाइक अगर किसी बंदे ने सारा दिन अपने वर्क पे रहना है या ट्रैवलिंग में है, ठीक है। अच्छा, और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही होती है, मतलब जिन्होंने कंसीव करना होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि किन के लिए जो है वो ये अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो बेसिकली ये कि चूँकि अब इसमें हम लोगों का मैनुअल मॉनिटरिंग करनी होती है, तो और डोजेज जो है वो हमने अपने स्टार्टिंग डेज में अपने हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। तो जिनको भी यानी कि थोड़े से हैंड इश्यूज़ हैं, लाइक कोई आर्थराइटिस है या कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू है जो उनकी हैंड मूवमेंट्स को इम्पेयर कर रहा है, तो उसमें इट्स नॉट अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन। फिर अगर किसी बंदे को, लाइक पेशेंट को, अगर कोई आई विजन का मसला है या आई साइट वीक है, तो उसके लिए भी इतनी कोई फिजिबल ऑप्शन नहीं है। फिर तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर कोई भी एलर्जी या कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं, चूँकि ये पंप जो है ये हमारे मतलब बॉडी के साथ लग जाता है, तो अक्सर लोग जो हैं वो इसको, उनकी जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है या कोई एलर्जी हो जाती है, तो वो इसको वेयर नहीं कर सकते हैं। तो उनमें जो है वो ये अच्छी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर जनरल एज अ होल इसको देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एज एन ऑल्टरनेट टू फ्रीक्वेंट इंजेक्शंस। तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हम इंसुलिन की डोजेज जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इंसुलिन की डोजेज कैलकुलेट करने के लिए भी इट्स ये वेरी करती है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट की रेजिस्टेंस कितनी है, पेशेंट का मेटाबॉलिज्म जो है कुछ लोगों का तेज़ होता है, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म कम होता है, बॉडी वेट पेशेंट का कितना है, और पेशेंट की फिर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कितनी हैं, लाइफस्टाइल किस तरह का है। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये फिर एंड पे जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एडजस्टिंग द फाइनल डोजेज ऑफ इंसुलिन। इसमें वैसे हम नॉर्मली ये करते हैं कि हम पेशेंट का जो वेट है वो किलोग्राम्स में लेते हैं और उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर अगर पाउंड्स में लेते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं। फिर जब हमारे पास फाइनल फिगर आती है उसमें भी ये है कि हम लोग जो है 60 और 40 में डिवाइड कर देते हैं, 60% फॉर बोलस इंसुलिन एंड 40% फॉर बेसल इंसुलिन। अब इसमें भी फिर हम लोग मज़ीद जो एक फ़ाइनल डोजेज है उसको कैलकुलेट करने से पहले इंसुलिन की सेंसिटिविटी को देखते हैं, फिर इंसुलिन टू कार्ब्स रेशो, यानी कि एक यूनिट ऑफ इंसुलिन जो है वो कितने ग्राम्स ऑफ कार्ब को मेटाबोलाइज करवा रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम किसी पेशेंट को उसकी फ़ाइनल इंसुलिन डोजेज जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज़ हम जो है उसकी डोज को टाइट्रेट करते हैं, ताकि फिर एट द एंड ऑफ द डे जो है, एट द एंड ऑफ द मंथ या 2 मंथ्स, जो बिल्कुल एक ऑप्टिमल लेवल पे हमारे पास इंसुलिन की रिक्वायर्ड डोज भी आ जाती है और हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो भी एक मॉडरेट रेंज में है जो वो एडजस्ट हो जाते हैं। अब जब हम इंसुलिन डोजेज की बात करते हैं तो अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका एक बड़ा कंसर्न होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिन लोगों की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है तो कि उनकी डोजेज जो है वो ज़्यादा ही हो रही है। तो बेसिकली डोजेज ज़्यादा क्यों हो रही है, तो इसके पीछे ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी में। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि नॉर्मल इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड स्वेयर इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो नॉर्मल है उसमें बेसिकली ये है कि मोर देन 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन पर केजी पर डे, और अगर मोर देन 2 यूनिट्स पर केजी पर डे, ओवरऑल मोर देन 200 यूनिट्स पर डे अगर हमारी इंसुलिन रिक्वायरमेंट पहुंच गई है तो दैट इज़ स्वेयर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि सूडो रेजिस्टेंस भी हो सकती है और एक एक्चुअली में भी रेजिस्टेंस हो सकती है। सूडो रेजिस्टेंस में जो मेन वजूहत होती हैं वो यही होती हैं कि इंसुलिन की जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी टेक्निक नहीं ठीक, या फिर इंसुलिन स्टोरेज जो है उसकी टेक्निक नहीं ठीक। तो दोनों सूरतों में इंसुलिन की डोज जो हम लोग दे रहे हैं पेशेंट को वो जाके अपना डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट अचीव नहीं कर सकेगी, क्योंकि या तो इंसुलिन एक्सपायर्ड हो चुकी होगी या वो अपने प्री एक्सपायरी फेज़ में होगी, और अगर हम इसको सही तरह से एडमिनिस्टर नहीं कर रहे, जिस तरह कुछ इंसुलिन जो है वो लगाते हुए ही स्पिल हो रही है, जो है वो बॉडी में सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो फिर अल्टीमेटली वो अपने टारगेट जो ऑर्गन्स हैं उन पे अपना डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट जो है वो अचीव नहीं कर सकेगी। तो ये तो बेसिकली आ गया सूडो रेजिस्टेंस में, और इसको तो हम अपनी टेक्निक को देख के, अपने स्टोरेज टेक्निक्स को देख के बड़ी आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। अब जो एक्चुअली में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है इसके भी पीछे बैकग्राउंड में डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं।
तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली जो नंबर 1 हमारी अप्रोच होती है वो इसके कॉजेज़ को एवेलुएट करने में जाती है, यानी कि ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। इस तरह कोई मेडिकेशन हो सकती है, मेडिकेशन में हमारे पास कोई स्टीरॉइड्स आ सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ सकती हैं जो कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ज़्यादा करवाती हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को ज़्यादा करवाती हैं। तो फिर उसमें हम लोग इंसुलिन के डोज एडजस्टमेंट में जाते हैं, अंडरलाइंग मेडिसिन जो हैं उनको एडजस्ट करने हैं या चेंज करने की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि अगर कोई भी बंदे की कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, कोई भी एडिशनल फिज़िकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ गया है, तो उसकी वजह से भी जिस तरह हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, अगर उसका जो बैकग्राउंड लेवल है वो ज़्यादा हो गया है ड्यू टू एनी एडिटिव स्ट्रेस, तो उसकी वजह से भी हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉजेज़ को एवेलुएट करते हैं तो सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड कॉज है उसको ट्रीट करने में जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने इंतहाई मुफीद इन्फॉर्मेशन से हमारे नाजरीन को आपने आगाह किया। और बिल्कुल बस मैं एक नोट ऐड करना चाहूँगा और फिर हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। वो ये था कि डॉक्टर आयशा ने बड़ी अहम बात की कि मरीज़ की कन्वीनियंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जब भी मेडिकल साइंस में या इस फील्ड में जिद्दत की तरफ हम जाते हैं तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मद्देनज़र रखनी होती है वो मरीज़ की दवाई के साथ कंप्लायंस को मेंटेन करना है। मरीज़ के लिए हमने उसकी दवाई को सहल से सहल बनाना है। तो इसी में मुझे याद आ रहा था कि जिस तरह हम डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे थे, तो उसमें इसी एक जिद्दत का एक कह लें एक कड़ी कॉम्बिनेशंस में भी एग्जिस्ट करना है इंसुलिन का, कि मिसाल के तौर पे अगर किसी मरीज़ को रेगुलर और इंटरमीडिएट एक्टिंग जो एनपीएच इंसुलिन है वो दोनों चाहिए होती हैं, तो वो मिक्स्ड फॉर्म में भी आ जाती हैं, जहां आपको अलग अलग इंजेक्ट नहीं करना पड़ता और आपको उनमें से बस एक ही इंजेक्शन भर के मरीज़ लगाता है और उसकी ज़रूरियात जो हैं इंसुलिन की वो पूरी हो जाती हैं। अगर आप देखें माशरे में अगर आपको कोई मरीज़ मिलता है या आप में से अगर कोई खुद मरीज़ है डायबिटीज़ का, तो इंसुलिन की जो फॉर्मुलेशंस आती हैं उसके बारे में एजुकेट किया जाता है। आपको बताया जाता है कि ये जो इंसुलिन है ये कैसे काम करती है और ये आपने किस टाइम पर किस डोज़ में लेनी है, कितने यूनिट्स लेने हैं। तो इसी तरह प्री मिक्स्ड की बात हम कर रहे थे कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं जहाँ पर जिन टाइप्स की हमने बात की वो एक से ज़्यादा टाइप्स आपके पास मिक्स्ड फॉर्म में होती हैं। जैसे 70-30 हम आम तौर पे सुनते हैं, आपके 70 यूनिट्स एनपीएच के और 30 यूनिट हमारे पास रेगुलर इंसुलिन के ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं, जिसको आपने एक ही इंजेक्शन में भर के इंजेक्ट कर लेना होता है। इसी तरह मरीज़ों की रिक्वायरमेंट के हवाले से उनकी डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन, उनकी डिज़ीज़ की नेचर के को मद्देनज़र रखते हुए और भी मज़ीद कॉम्बिनेशंस हैं। 50-50 का कॉम्बिनेशन मौजूद है, 75-25 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन मौजूद है जो हम मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करते हैं। इस बारे में मज़ीद रोशनी डालने के लिए और ये बताने के लिए कि क्या इंसुलिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर शाहिद मसूद खान साहब की तरफ कि वो हमें इसके बारे में मज़ीद आगाह करें। हाँ जी, बात इवेंचुअली फिर वही आ जाती है कि पेशेंट अपने आप को कितना एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन में ये है कि देखें चाहे वो रेगुलर इंसुलिन हो या ये फिक्स कॉम्बिनेशंस हो, जब ये एक दफ़ा आपके जिस्म में इंजेक्ट हो गई हैं तो उन्होंने तो राइट अवे जाके तो ग्लूकोज पे काम करना शुरू कर देना। अब यहाँ पे कुछ वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल पहली तो सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वेरिएशन है कि भाई किसी वजह से पेशेंट मील एक स्किप कर देता है। अब अगर उसने मील स्किप किया तो उसको इंसुलिन तो अब मिल चुकी है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि वो उसके ग्लूकोज को इतना ड्रॉप कर देगी कि जिसको हम अपने लैंग्वेज में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, कि वो उसकी शुगर बहुत लो हो जाएगी और उसको वही सिम्टम्स जो हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, जिसमें दिल घबराना, पसीने आना, चक्कर आने, बिल्कुल कमज़ोरी और ये सारी चीज़ें पेशेंट को जो है ना क्रेविंग शुरू हो जाती है। तो ये जब भी पेशेंट को होता है वो पेशेंट एक किस्म का क्राइसिस में चला जाता है। जब वो क्राइसिस में जाता है तो वो नेक्स्ट टाइम उसको बचाने के लिए जब भी उसको थोड़े बहुत भी ये सिम्टम्स आते हैं, चाहे तक कई दफ़ा ये भी होता है कि ये सिम्टम इंसुलिन की वजह से भी नहीं आ रहे होते, कोई फ्लू हो गया, वैसे कोई ऐसी चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई या दिल घबरा गया या पसीने आ गए, तो पेशेंट समझते हैं कि नहीं ये तो मेरी शुगर गिर रही है, तो वो खाना शुरू कर देते हैं। ये ओवर ईटिंग से फिर क्या होगा कि फिर आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी पिटफॉल थी या एक ट्रेजेडी थी इंसुलिन की मैनेजमेंट में इनिशियली,
कि जब शॉर्ट एक्टिंग को हमने कंबाइन किया और हमने वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इंसुलिन बनाई, उसमें फ़ायदा तो बहुत था पेशेंट के लिए कि रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा लगा लिया। लेकिन जैसे मैंने बोला, एज सिंपल एज डैट, पहली सिचुएशन तो ये थी कि उससे डोज ही मिस हो गई। लेकिन उसके अलावा और भी सिचुएशंस हैं, पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग हो गया, पेशेंट को डायरिया हो गया, कोई ऐसी सिचुएशंस हो गई, या पेशेंट किसी ऐसी जगह गया जहाँ उसने जाके मतलब जो अपनी रूटीन का खाना था वो नहीं खाया, उससे कम खाया, लेकिन क्योंकि उसके जिस्म में इंसुलिन है तो वो काम करना शुरू कर देगी और वो उसकी शुगर को नीचे से नीचे ले जाके उसको हाइपोग्लाइसीमिया करेगी, जिसके खौफ से फ्यूचर में वो फिर ज़्यादा खाएगा और अपना वेट इवेंचुअली बढ़ाता जाएगा। जो जो उसका वेट बढ़ता जाएगा, इंसुलिन की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो इट्स अ नॉन एंडिंग गेम, ये कंटिन्यूस चलती रहती है अगर इसके ऊपर आप अवेयर ना हो। इसीलिए ये हमारे सारे प्रोग्राम जो हैं, और इसीलिए हम इस चीज़ के ऊपर इतना स्ट्रेस कर रहे हैं कि पेशेंट की एजुकेशन अपनी बीमारी, अपनी दवाइयों के बारे में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब आपका, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से बताया कि कैसे ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं मुफीद हो सकते हैं और कैसे इनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसी तरह इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी ही कॉमन कह लें सवाल होता है, बड़ा कॉमन सवाल, और एक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं उसको, और फिर लोग जो उस पर नहीं होते उस कॉम्बिनेशन पे वो अक्सर पूछते भी हैं कि क्या ये बेहतर तो नहीं है, या क्या हम अगर ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो क्या हमारा इलाज सब ऑप्टिमल तो नहीं हो रहा। जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक टैबलेट्स, उनका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बहुत से मरीज़ों को उनकी बीमारी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में देनी पड़ती हैं। तो ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है, और ऐसा होने की सूरत में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं, इसके लिए मैं जाऊंगा डॉक्टर समीर भट्ट साहब के साथ पास कि वो हमें इस बारे में आगाह करें। थैंक यू डॉक्टर सलमान। वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछले शो में भी डिस्कस किया गया था, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के ऊपर बातचीत हुई थी, जिसमें हमारे पास मेटफॉर्मिन थी जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करती है। इसके अलावा सल्फोनाइल यूरियास की बात की गई थी जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं पेंक्रियास से। इसके अलावा हमने GLP-1 एगोनिस्ट्स की और DPP-4 इनहिबिटर्स की भी बात की थी जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और फिर SGLT2 इनहिबिटर्स का मैंने बताया था नाजरीन को, जो कि ग्लूकोज को एक्सक्रीट कराते हैं यूरिन में। अब ये तमाम जो जनरल टाइप्स हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स की, तो सवाल ये बनता है कि क्या इनको हम इंसुलिन के साथ भी ले सकते हैं? तो बिल्कुल लिया जा सकता है। एक प्रोफेशनल की निगरानी में इन चीज़ों को आपस में कंबाइन भी किया जा सकता है। अब होता यह है कि इंसुलिन चूँकि इंजेक्टेबल फॉर्म में ली जाती है, तो जिन लोगों की इंसुलिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उनको दिन में बार बार इंसुलिन लेनी पड़ती है, तो इस चीज़ में उनकी हेल्प करने के लिए ये किया जा सकता है कि कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन कम्बिनेशन दे दिया जाए इंसुलिन के साथ, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि वो दिन में एक दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन लगा लें और एक दफ़ा वो ओरल एजेंट ले लें, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो सकता है। तो इट्स बेसिकली अ ट्रायल जो कि करते रहना होगा हमें, और फिर वी फिगर आउट कि पेशेंट के लिए बेस्ट सूटेड कम्बिनेशन क्या है। इस सिनेरियो में बेसिकली हम 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि पेशेंट की टाइप ऑफ डायबिटीज़ क्या है। आइडियली टाइप 2 डायबिटीज़ में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का ज़्यादा रोल देखा जाएगा। सेकेंडली कि अभी फ़िल वक्त वो क्या मैनेजमेंट ले रहा है, उसको क्या मेडिकेशन जा रही हैं, एक ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाएगी। और थर्डली कि उसका ब्लड शुगर लेवल इस मैनेजमेंट के बावजूद कितना है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए एक बेस्ट रेजिमेन जो है वो क्रिएट की जा सकती है। अब अगर हम बात करें कि इंसुलिन और ओरल गोलियों को हम आपस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो इनिशियली तो हम ये कर सकते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट
ओरल टैबलेट्स ले रहा है इन में से किसी भी कैटेगरी की, तो उसकी बेसल इंसुलिन जो है वो स्टार्ट करवाई जा सकती है, जो कि आइडियली हम रात के वक्त देते हैं पेशेंट्स को। तो बेसल इंसुलिन, जैसा कि आपने भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, कि ये एक बेस लाइन होती है जिसकी कोई पीक्स नहीं होती, तो इस वजह से ये शुगर लेवल को बहुत कम नहीं करती, ये बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो हम बेसल इंसुलिन जो है वो दे सकते हैं पेशेंट्स को एट नाइट, और इसके साथ उसको कोई भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है आइडियली दे सकते हैं, और उसका कंट्रोल चेक कर सकते हैं ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के साथ साथ। मिक्स्ड इंसुलिन्स जो होती हैं, जिसमें जैसा कि आपने भी जिक्र किया था, जिसमें दोनों कैटेगरीज़ की इंसुलिन्स जो हैं मिक्स्ड होती हैं ऑलरेडी, उसके साथ भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ एहतियात करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि सल्फोनाइल यूरियास की बात की गई थी कल भी, और थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया। इन एजेंट्स से हाइपोग्लाइसीमिया का ख़दशा होता है, ये शुगर को कम कर सकते हैं, और इंसुलिन बज़ाते ख़ुद भी शुगर को कम कर रही है। तो ख़ास तौर पे मिक्स्ड इंसुलिन जो कि ब्लड शुगर को कम कर सकती है, इसने एक पीक अचीव करनी है, तो इसके साथ सल्फोनाइल यूरियास जो हैं दे कैन कॉज एडिशनल हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके हवाले से हमें ज़रा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाता है, और किसी भी पेशेंट के लिए प्रोफेशनल्स जो हैं टेलर कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट को, कि उसके लिए क्या कॉम्बिनेशंस बेहतर हैं। तो बेसिकली मकसद इसका यही होता है कि पेशेंट को बार बार इंसुलिन ना लगानी पड़े, और वो इंसुलिन का भी फ़ायदा उठा रहा हो, और एट द सेम टाइम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी इनकॉर्पोरेट किए जा सकें, ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे बैलेंस के साथ पेशेंट को फ़ायदा दे सकें। तो सही कहा मीर, ऐसी बीमारी है जो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट अंदाज से मैनिफेस्ट करती है, इसीलिए जो ट्रीटमेंट भी है उसको हमें टेलर करना पड़ता है हर मरीज़ की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो यहाँ पर कोई एक पक्का जवाब नहीं है किसी भी इस बीमारी के ट्रीटमेंट का जो सब लोगों को हम दे सकें, या उन सब लोगों को बता सकें कि यही इलाज आप में भी काम करेगा और किसी दूसरे इंसान में भी काम करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लें और उनसे अपनी डिज़ीज़ डिस्कस करें, और जब वो मॉनिटर करते हैं अपनी आपकी डिज़ीज़ को, तो उनको भी बेहतर समझ आती है आपकी डिज़ीज़ की और उसे कैसे मैनेज करना है। आगे बढ़ते चलें तो हम बहुत से कमेंट्स हमें मिलते हैं अपने हमारे शो के हवाले से, और उसमें कुछ सवालात भी होते हैं। तो मोहसिन नवाज साहब ने कमेंट किया कि वेरी यूज़फुल एंड नॉलेजेबल टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल विद डायबिटीज़। मदीह साहब कह रहे हैं कि वेरी गुड एंड इन गुड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के दरमियान में नई मुस्तफ़ा साहब का भी एक सवाल है, वो पूछना चाह रहे हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, औरल या इंजेक्शन। तो ऑल्दो हमने इस पे काफ़ी ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन मैं बढ़ूँगा डॉक्टर शाहिद मसूद खान साहब की तरफ कि वो उस पर मज़ीद थोड़ी अगर रोशनी डाल सकें। ज़रूर जी, देखें बात सुने, अभी थोड़ी देर पहले भी हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कोई फ़िक्स ऑप्शन किसी एक बंदे के लिए जो है वो जनरलाइज हम नहीं कर सकते। हर बंदे की जो मेडिसिन है या उसकी ट्रीटमेंट है उसके मुताबिक उसको टेलर किया जाता है, यानी कि सारी उसकी एज, उसका वेट, उसकी लाइफस्टाइल, उसका खाने पीने का तरीका, ये सारी चीज़ें ज़हन में रख के तो हम लोग डिसाइड करते हैं। बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन हमेशा प्लेन इंसुलिन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके लिए फिर लोगों की फिजिबिलिटी क्या क्या वो दिन में 2-3 दफ़ा लगा सकते हैं, उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं, उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है, और क्या हम उसको बाईपास कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है कि वो टैबलेट से ही गुजारा कर लें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आजकल लेटेस्ट जो नई दवाइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक हमारा हेल्प कर रही हैं, और जिसकी वजह से हमें जो है मेजर साइड इफ़ेक्ट्स जो कि हैं उनसे भी बचना पड़ रहा है। जैसे कि हम अभी ये हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड या लो शुगर होने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये दवाइयों का फिर वही मेरी बात मैं फिर यही रिपीट करता हूँ कि पेशेंट और उसकी फैमिली जितना इस बात को समझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना वो बीमारी को समझेंगे, जितना वो दवाइयों को समझेंगे, फिर उनको समझ आ जाएगी कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, और इस तरह से वो ये शुगर ड्रॉप होने से बच जाएंगे। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि
फिक्स इंसुलिन जो हैं या चाहे वो कॉम्बिनेशन डोज में हैं या लोन इंटरमीडिएट हैं या प्लेन हैं, उनको अगर एक दफ़ा लगा दिया है तो वो तो आपके जिस्म में चली गई। अब उन्होंने तो आपके ब्लड ग्लूकोज को गिराना शुरू कर देना है, रिगार्डलेस ऑफ आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी ज़रूरी हैं। अच्छी बात यह है कि लेटेस्ट अब जो हमारी कॉम्बिनेशंस हैं, हमने उसको बिल्कुल इसी तरीके से समझ लें कि उसकी कॉपी कर दी है, जैसे कि हमारी नेचुरल इंसुलिन सिक्रीशन और ग्लूकोज की मैनेजमेंट होती है, ताकि पेशेंट फील भी ठीक करे, उसकी शुगर भी बेहतर रहे और पेशेंट जो है इसके नुकसान से बचा रहे। अब एक बात जो आजकल रमज़ान है, तो मैंने कहा इस पे भी एक दो मैं कमेंट्स दे दूं कि बहुत लोग पूछते हैं कि जी मैं रोज़े रखूं या ना रखूं। पहला सवाल तो ये होता है। अब ये बात है कि ये इतना पर्सनल इशू है और इसमें रिलीजन भी इन्वॉल्व हो जाता है कि आप बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनको आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई आप रोज़ा ना रखो। नंबर 1, ऐसे पेशेंट जो कि जिनकी डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, जिनको बहुत ज़्यादा दवाइयों पे हैं, या वो इंसुलिन की हाई डोज ले रहे हैं या 3 दफ़ा इंसुलिन लगा रहे हैं, और ऐसे पेशेंट को तो रोज़ा जो है वो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कह सकते हैं कि आप नहीं रख सकते। अब उसके मुकाबले में दूसरे पेशेंट जो हैं जो कम दवाइयों पे हैं, उसमें फिर आपका नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दवाइयाँ जो कि हमने पहले डिस्कस की हैं, सल्फोनाइल यूरियाज या पाइग्लिटाजोन फैम, ये जो सिंपल वर्ड में एमरेल या डायमेक्रॉन या पायोग्लिटाजोन जो हैं, ये आपकी शुगर को इस तरह कम करती हैं कि वो पैंक्रियास से कंटिन्यूसली इंसुलिन को स्टिमुलेट करती हैं। अगर आप ये ले रहे हैं दवाइयाँ तो आपको ये अफ्तार के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सहरी में लेंगे, सारा दिन आप कुछ नहीं खाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी शुगर गिरेगी और फिर आप ना सिर्फ तंग होंगे बल्कि आपको रोज़ा भी तोड़ना पड़ेगा, तो उल्टा ये चीज़ आपको और कॉम्प्लिकेट कर दी। दूसरी साइड पे जिस तरह मेटफॉर्मिन है, जिस तरह आपकी जार्डियंस है, ये दवाइयाँ आप सुबह के टाइम ले सकते हो सहरी में। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि पेशेंट को इजी कर दिया जाए और उसे कहे कि सारी दवाइयाँ आप अफ्तार के साथ ले लो। अब जो लोग इंसुलिन सिर्फ ले रहे हैं और उनकी कंट्रोल ग्लूकोज है और बहुत ज़्यादा इंसुलिन लेवल नहीं है, तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि वो जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन मील्स वाली है उसको 2 में डिवाइड कर दें। तो एक सहरी के साथ ले लें, एक अफ्तारी के साथ ले लें, तो एक तीसरी जो उनकी डोज़ है उसको वो ओमिट कर दें बस। और फिर बात यही आ जाती है कि मैं तो पेशेंट्स को ये कहता हूँ आप ट्राई करके देख लें। अगर आप कंटिन्यूसली एंड तक चल सकते हैं, थोड़ी बहुत थकावट होती है तो ठीक है, लेकिन अगर आप सारा दिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग रहते हैं तो फिर रोज़ा रखना जो है वो आई थिंक मुनासिब नहीं है। मैं फिर नाजरीन का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें फिर आज टाइम दिया। रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे प्रोग्राम्स को लाइक भी करें, फॉलो भी करें और अपने जितने भी दोस्त अहबाब जितने हैं सबको ये फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। हमारे पिछले ये आज 5वां प्रोग्राम है, हमारे जितने प्रोग्राम हैं इनको आप प्लीज़ सब रिकॉर्डेड हैं, आप इनको फिर देखें। हम आपके सवालों के मुंतज़र हैं। कोई सवाल हो आप हमें ज़रूर लिखें, हम इंशाल्लाह कोशिश करके इसके दरमियान में आपको इसका जवाब देंगे। इसी नोट पर आपके लिए नेक ख्वाहिशात के साथ आप हमारे इस डॉक्टर्स पैनल को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते।